नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इस वक्त चक्रव्यूह में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रमादित्य जी आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क में और हमारे इस खास पेशकश चक्रव्यूह में। तो आजकल दिल्ली के दौरे पे हैं जी, तो बहुत धन्यवाद आपका। क्या चल रहा है, थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दीजिए। दिल्ली आना कैसे हुआ? अब दिल्ली तो देश की राजधानी है और दिल्ली के बिना तो जो है कोई भी राज्य कोई भी प्रांत नहीं चल पाता है। तो मैं समय समय पर दिल्ली में आता रहता हूँ। जो सरकार में जिम्मेवारी है उसके चलते केंद्र नेताओं से मिलना, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना और यहाँ के अधिकारियों से मिलना, ये मैं समय समय पर मेरी कार्यशैली का एक बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम पूरा करते हैं। और हमारे पार्टी हाईकमांड से भी हम समय समय पर मिलने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके निर्देश लेना, कार्यक्रमों को आगे लेकर जाना। उस संदर्भ में मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ के सभी लोगों का मार्गदर्शन ले और हिमाचल में को आगे लेकर जाए। जी, आज जहाँ तक हमें जानकारी है आप रेल मंत्रालय भी गए और नितिन गडकरी जी के यहाँ भी गए, तो हिमाचल के लिए वहाँ से क्या लेकर आए? हेलो जी, मेरा ये सवाल था कि आज रेल मंत्रालय आप गए और गडकरी साहब के यहाँ पे भी गए, तो हमारे हिमाचल के लिए क्या तोहफा लेके आए? नहीं, अभी तो हम लगे हुए हैं। हमारे कई प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है हिमाचल प्रदेश के, खास करके अपने हमारे मंत्रालय के, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो अभी चौथा चरण शुरू होने जा रहा है उसका है, CRIF की सड़कें हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, या हमारा रेलवे के आज जो चेयरमैन हैं मैं उनसे भी मिला, रेलवे बोर्ड के कुछ हमारे मसले रेलवे के साथ लंबे पड़े हुए थे, लटके हुए थे शिमला में, जो हमने ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, तो उन सब मसले पे मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इसके ऊपर NOCs केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी ताकि जितने भी विकासात्मक कार्य हमारे चले हुए हैं उनको गति मिल सके। जी, अभी शिमला कुछ दिनों से सुर्खियों में है और इसका जो कारण है वो संजौली में जो मस्जिद बनी है उसको लेकर विवाद है कि ये मस्जिद जो है नक्शे के अनुसार नहीं बनी है और वहां पे जिस तादाद में भारी लोग होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा अधिक तादाद में पहुंच गए हैं। आधार कार्ड जो है वो नकली बनवाए जा रहे हैं और उसके बाद आपका जो बयान आया कि नाम और पहचान पत्र की पट्टी लगानी होगी, नेम प्लेट लगानी होगी, तो इससे काफी विवाद उपज आया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो मस्जिद वाला विवाद है और ये जो दूसरी बात कर रहे हैं आप, ये दो अलग अलग विषय हैं। जहाँ तक शिमला मस्जिद की बात है, ये ओवरनाइट तो बना नहीं, बड़े लंबे समय से इसका निर्माण चला हुआ था। 2009-10 से इस पे काम चला हुआ था और कोविड के समय में इसकी 3 नई मंजिलें जो है वो बनकर तैयार हुई और अभी इसका विवाद उभरा है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बहुत सा विधानसभा में भी इसमें चर्चा हुई है और क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, जो कमिश्नर है उनके कोर्ट में ये लगा हुआ है, MC कमिश्नर के, तो हमने ये साफ बात करी है कि जो भी निर्णय इसमें आता है उसको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो इसको डिमोलिश करने का काम सरकार का है और उस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि सब जुडिस मामला है इसलिए इस पे कुछ ज़्यादा अभी हम नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक आपने दूसरा विषय कहा है, ये भी बड़ा पुराना मसला है ये, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का 2002 की एक अपील थी जिसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये कहा है कि आपको टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाने की आवश्यकता है और 2024 में हिमाचल हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं कि आपको इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाने की आवश्यकता है। 2016 में हमने टाउन वेंडिंग जोन्स का एक एक्ट बनाया और उसके तहत हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल काउंसिल में आपके जगह तय बाजारी के कानून को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। तो हमने इसकी एक बैठक करी कुछ दिन पहले
और उसमें यह कहा कि जो निर्देश इसमें कोर्ट के हैं उसको लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का दायित्व है। इसलिए उसमें बाकायदा टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से टाउन वेंडिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं और उसमें जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो होएगी, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसमें कोई आशंका ना रहे, प्रदेश के लोगों को उसमें कोई आशंका ना रहे, और बाहर से भी अगर कोई हिमाचल में रोजगार के लिए आना चाहता है तो उसका स्वागत है। मगर प्रदेश के कानून, प्रदेश के जो नियम है, प्रदेश के लोगों के जो हित है उसको साधना यह हमारा दायित्व है और इससे कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। उस दृष्टि से जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उसको इंप्लीमेंट करना यह हमारा दायित्व बनता है। जी विक्रमादित्य जी, आपकी मंशा को लेकर हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, एक तरफ मस्जिद विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ से कांग्रेस के उस परिवार के आप टीका हैं, बड़े बेटे हैं, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, उनका जब बयान आता है तो इसको एक अलग तरीके से देखा जाता है और कहा जा रहा है कि जो विक्रमादित्य हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो ये जो टिप्पणी आती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमें किसी और मॉडल को प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि सब चीज़ों को देखा जाता है, आगे क्या है, पीछे क्या है और इलाकों में क्या है, मगर हिमाचल की अपनी यूनिकनेस है, अपनी खूबी है। हमारा दायित्व ये है कि हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा करनी है। मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हमेशा हिमाचल के हितों की रक्षा को सर्वश्रेष्ठ रखा है और उन्होंने मुझे भी यही सीख दी है। तो हमारा जो दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हिमाचल में कोई भी आ सकता है, किसी भी राज्य से आ सकता है, ये संवैधानिक हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हिमाचल प्रदेश के लोगों की आशंकाओं को, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को और इस पर्टिकुलर केस में जो वेंडिंग जोन्स है उसमें आइडेंटिफिकेशन कानून के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, उसको सख्ती से लागू करना ये हमारा दायित्व बनता है और ये कानून हिमाचलियों के लिए भी है और गैर हिमाचलियों के लिए भी है। इसलिए इसको किसी राजनीतिक रंग से देखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के लिए है जिसको लागू करना हमारा दायित्व बनता है। जी, हिमाचल प्रदेश में जो व्यक्ति 15 साल तक रह लेता है तो उसको फिर बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और कुछ उसको ऐसे हकूक मिलते हैं जो बाहरी लोगों को नहीं मिलते हैं। तो क्या ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम भाई हमारे रह रहे हैं और मुस्लिम समाज लगातार शिमला के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है, चाहे गैस के सिलेंडर ले जाने हो, टूरिस्टों के बैग उठा के ले जाने हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए रेता ले जाना हो, सीमेंट ले जाना हो, तो इसमें हमेशा से कश्मीरी जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारी हमेशा मदद करते रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हो रहा है और लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। यही हालात मंडी में हैं। और नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने भी अपना बचपन शिमला में ही काटा है और हम भी इस बात को देखते आए हैं कि जो कश्मीरी भाई है वो विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर जो है दिहाड़ी का काम करते हैं, लेबर का काम भी करते हैं, कुछ सामान उठाना है, बर्फ़ के मौसम में खासकर से घर घर में सिलेंडर पहुँचाना है, ये चीज़ें करती है, उसमें रहता है और हम सब समुदाय का पूर्ण सम्मान करते हैं। वहाँ पे तो बहुत से तिब्ती भी है। जब से आप जानते हैं कि तिब्ती मार्केट बड़ी फेमस है, जब से टिबेटन रेफ्यूज आदरणीय दलाई लामा जी को हिमाचल में वो धर्मशाला रहते हैं, उसकी वजह से बहुत से तिब्ती हिमाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। उनकी अपनी दुकानें मकलोडगंज में हैं, उनकी अपनी दुकानें शिमला में हैं और इलाकों में हैं, तो उनकी रक्षा करना ये भी हमारा दायित्व है। और हमारे चाहे वो सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे चाहे वो इस्लाम के लोग हैं, सबकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पारदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है और रजिस्ट्रेशन बाकायदा बहुत ज़रूरी है। जब रजिस्ट्रेशन होगी, सारे दस्तावेज,
सरकार के पास उपलब्ध होंगे, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो और चीजें हैं, तो इससे एक सुरक्षा का माहौल प्रदेश के अंदर बढ़ेगा और सरकार को भी ये पता लगेगा कि अगर कोई भी एंटी जो है इस्टेब्लिशमेंट या कोई इलीगल काम होता है तो उसमें क्या है क्या नहीं है, वो पूरी की पूरी एक पिक्चर सरकार के पास आएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आवश्यक है और ये जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हमने ऑलरेडी 2016 में जो है टाउन वेंडिंग एक्ट बनाया हुआ है, उसको इंप्लीमेंट करने की बात है, एज सिंपल एज दैट। ये थोड़ा सा मैं जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सवाल पूछ रहा हूं। ये जो आप नाम पहचान पत्र पट्टिका की बात कर रहे हैं, नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे उसमें फिर वो मुकेश राजपूत हों, विक्रमादित्य हों या मोहम्मद मुशीर हों, उन सब की दुकानों के बाहर, घर के बाहर ये कंपलसरी होगा। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो डीसी ऑफिस के थ्रू की जाएगी, क्या प्रणाली रहेगी इसकी, ये जानना चाहते हैं हम। नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको नेम प्लेट बाहर लगाने की आवश्यकता है, मगर आपको बकायदा अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, चाहे वो हिमाचली है चाहे वो गैर हिमाचली है, और हर क्षेत्र के हर समुदाय के लोगों के लिए बराबर कानून जो है वो बराबर होता है। और ये जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये काम चला हुआ है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसके बारे में जो है वो संज्ञान लिया हुआ है, ऑलरेडी ऑर्डर्स पास हुए हुए हैं। तो ये तो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें किसी को भी कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो आपको वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन्स इलाके के अंदर, शहर के अंदर जो है वो चिन्हित की जाएंगे, चाहे उसमें ट्रैफिक से संबंधित है, चाहे उसमें अडल्ट्रेशन है। बहुत से लोग जो है क्योंकि इसमें रेडी फड़ी में कुछ खा लेते हैं, स्कूल के बच्चे खा लेते हैं, उनके पेट खराब हो जाते हैं, कभी टाइफाइड हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए एक नियम बनाना चाहिए, चाहे उसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हो, उनको भी जो है अगर इंस्पेक्शन करनी है, जब रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा तो उसके लिए उनको भी सहूलत होगी। और चाहे हमारा नशे की तस्करी बढ़ रही है, बहुत से हम देखते हैं जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल है या कॉलेज है, उसके बाहर ड्रग्स का प्रचलन चल रहा है, तो उसको भी चेक रखने में जरूरी है। तो जब इन लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी तो कोई भी अगर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी अगर किसी इलाके में पाई जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट। कुल मिलाकर हम कहें तो मतलब हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिमाचली, गैर हिमाचली को बांटने की इस तकनीक में नहीं माना जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सबके लिए जरूरी है, भारत एक देश है और सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो कानून है वो मेरे लिए भी लागू होगा। अगर मैंने भी दुकान लगानी है, मैंने भी अगर अपनी रेडी फड़ी खोलनी है, तो विक्रमादित्य सिंह के ऊपर भी वो कानून उतना ही लागू होगा आने वाले टाइम में, और किसी के ऊपर भी उतना ही लागू होगा। तो इसमें हल्ला मचाने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इट इज, अगर कोई भी कानून होता है सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और वैसे भी अभी इसमें, अब तो इसमें जो है ऑनरेबल स्पीकर ने, हमारे जो विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने इसमें एक कमेटी बनाई है जिसमें पक्ष के विधायक भी है, विपक्ष के विधायक भी है और मंत्री भी है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। उसकी भी बैठक होगी, उसमें भी हम इस चीज को और डिटेल में जाएंगे कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से प्रदेश के अंदर मजबूत करें। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि प्रदेश के अंदर जो वातावरण है वो अच्छा रहे, प्रदेश में कोई भी इस तरीके का माहौल ना बने जिससे कोई सांप्रदायिक ताकतें प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था मजबूत रहे और एक क्लैरिटी रहे, और हर व्यक्ति का एक पूरा डेटा जो है वो अधिकारियों के पास रहे, और इस पर्टिकुलर केस में म्युनिसिपल कमिटीज के पास रहे, ताकि पारदर्शिता रहे। यही इसके पीछे एजेंडा है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब मैं मस्जिद विवाद को लेकर एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। जब मस्जिद विवाद हो रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पर्सनल मोबाइल से फोटोग्राफ खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वायरल हो रहे थे। इसके अलावा आपके पुलिस वाले थे, उनके पास भी कैमराज थे, ड्रोन कैमराज का भी आपने इस्तेमाल किया, उनकी फ़ोटोज़ भी आप लोगों के पास हैं। एसपी साहब ने अभी, संजीव गांधी ने कुछ दिन पहले कहा कि एफआईआर भी इसमें दर्ज हो चुकी हैं। तो जो फ़ोटोज़ में लोग नज़र आ रहे हैं उन पे मामले दर्ज हो गए हैं, कोई कार्रवाई अभी होती दिखाई नहीं दी है। कार्रवाई होगी या फिर एक राजनीतिक बबल के बाद सबको माफ करके घर भेज दिया जाएगा? इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये मामला पुलिस का है
और पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो अपने कानून के हिसाब से करेगी, क्योंकि वहाँ पे जब ये पूरा प्रक्रिया जिस दिन हुई थी उस पे वहाँ पे ड्रोन्स की सर्वेलेंस भी थी, लोगों के कैमरे भी लगे हुए थे, मीडिया के कैमरे भी थे, सब कुछ उसमें जो है वो कैद हुआ है। तो उस पर तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसा पुलिस उसमें अपना सही समझेगी। जो लोग उसमें पथराव के उसमें पाए गए हैं, किसी ने अगर वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स को हर्ट किया है तो निश्चित तौर से पुलिस अपने ओर से उस पर कार्रवाई लेगी। तो उस पर मैं समझता हूं कि कुछ कहना या ना कहना उचित नहीं रहेगा, और ना ही मेरा उसमें कुछ कहना बनता है, क्योंकि इस वक्त विक्रमादित्य जी, इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जो अधिकतर लोग आ रहे थे वो भाजपा के ज्यादा समर्थक दिखाई दे रहे थे। आज डीसी ऑफिस से लेकर आज तक रैली निकाली गई, कांग्रेस की सरकार उसमें सीपीएम के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तो ये जो मुद्दा है ये अब महज आप कहें कि मस्जिद विवाद तक सीमित रह गया, ऐसा नहीं है। हिमाचल की राजनीति इस पर गरमा रही है, देश में इसकी बात हो रही है, और आप हिमाचल प्रदेश में राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवार है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी आप मंत्री हैं, तो बनता तो है आपका कुछ कहना। नहीं, मेरा ये कहना है कि पुलिस आज़ाद है, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे उपस्थित था कि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को कोई मुश्किल परिस्थिति प्रदेश के अंदर बन जाए। इसलिए वहां पे एडवोकेट पुलिस फोर्स जो है उपस्थित थी, डीजीपी वहां पे प्रदेश के उपस्थित थे, वहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदेश के वहां पे उपस्थित थे, और दे वर गिवन अ फ्री हैंड कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब उसमें जो भी केस बनना है नहीं बनना है वो तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब उसमें तफ्तीश होगी, वीडियोज आएगी, जो उसमें पाया गया है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो इसमें पुलिस हमारा कुछ कहना तो बनता ही नहीं है ना जी। अब अंत में मैं एक दो सवाल आपसे कंगना रनौत को लेकर लूंगा, क्योंकि कंगना रनौत ने जब से फिल्मों के बाद हिमाचल की मंडी में कदम रखा है तो सीधा जो टाकरा है विक्रमादित्य के साथ रहता है। उसकी एक वजह भी है कि आप दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और ये आपकी पारंपरिक सीट रही है, आपकी माता जी यहाँ से खड़ी होती रही हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत वहाँ से खड़ी हुई, आप वहाँ से खड़े थे। उसके बाद लगातार ट्वीट्स के माध्यम से मीडिया में दिए गए बयानात को लेकर आप एक दूसरे के सामने खड़े रहे। तो जो ताज़ा बयानात आए हैं कंगना रनौत का, उनमें विक्रमादित्य जी की टिप्पणी हम चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम में। नहीं, मैं तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एज एन एक्ट्रेस आई रिस्पेक्ट हर, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई रिस्पेक्ट हर, और मेरा तो उनसे यही निवेदन रहेगा, नाउ दैट शी इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ के मुद्दे वो उठाए, वहाँ के लोगों के मुद्दे उठाए, क्या समस्याएं वहाँ पे लोगों की है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, और वहाँ पे अभी बहुत सी आपदा में बहुत से लोगों की जान गई, 10 लोगों की जान गई। मैं खुद वहाँ पे गया था, राजबन जगह है एक मंडी में, तो उस इश्यूज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बिना मतलब की बयानबाजी करते रहना। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में जो है तथ्यहीन बयानबाजी करना, सोनिया जी के बारे में बातें करना, दैट डज नॉट बिहेव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उससे उनको जो है वो बचना चाहिए। जी, आखिरी सवाल कि जो हिमाचल की राजनीति है अभी ठीक है, ठंडा मौसम आने को है या गर्माहट है? मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत आजकल थोड़ी नासाज है, मुकेश अग्निहोत्री जी भी आजकल ज़्यादा करके जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आप दिल्ली में, आपकी माता जी स्टेट की प्रेसिडेंट हैं, वो दिल्ली में हैं, तो हिमाचल की राजनीति में सब ठीक ठाक है ये मान के चलें हम, या आपका दिल्ली में आना कुछ मायने निकालता है? हिमाचल अच्छा है, हिमाचल आगे बढ़ रहा है, और हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री जी उसमें अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी अपनी भूमिका अदा कर रही है, बट वी हैव टू वर्क एज अ टीम फॉर एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए हिमाचल के हित और हिमाचलियत के हित जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसके लिए हम हमेशा पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और हिमाचल के हितों की पैरवी जहाँ पर भी करनी हो उसको पूरी बुलंदी से करेंगे, पूरी मजबूती से करेंगे, और हिमाचल को विकास के राह पर
आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, उस पर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी, आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े और हम जानते हैं आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट है, लेकिन फिर भी आपने हमारी बात का मान रखा, इसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी आपसे हम इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे और खट्टे मीठे सवालात के जरिए जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर। आजकल लगातार जो मसला चल रहा है संजौली मस्जिद विवाद को लेकर, नाम पहचान पत्र को लेकर, कंगना के बयानात को लेकर, हिमाचल की राजनीति को लेकर, तो तमाम जो सवाल थे वो हमने इनसे उनके जवाब जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि विक्रमादित्य सिंह ने हमारे सभी सवालात का जवाब ठीक ठीक दिया होगा। कहीं कहीं पर, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हैं, हमें गोल गोल घुमाकर चक्रव्यूह में डालने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने जो कहा सच कहा या नहीं कहा, इसका फैसला हमेशा की तरह हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता हैं, आप सब जानते हैं। चक्रव्यूह का जो ये अंक है इसको अभी हम विराम दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चक्रव्यूह लगातार जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला भी न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है, बने रहें हमारे। लोगों में उत्साह और बीजेपी की लहर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा, राहुल ने विदेश में जाकर भारत का किया अपमान। भारतीय किसान यूनियन का बयान। कहा, किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है, अभी तक नहीं हुई है सरकारी खरीद शुरू। न्यूज़ 18 से बोले हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह। मनोहर लाल खट्टर हो गए हैं मिस्टर इंडिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस बार 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी कांग्रेस। करनाल के इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का बना लिया है मन, पार्टी में एकजुटता है। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल आनंद और अलौकिक अनुभव प्राप्त करने की धरती है। देवी देवताओं और शांति सुकून की धरती है। कला, संस्कृति, समर्पण और भाईचारे की भूमि है। मगर पिछले लगभग 2 हफ्तों से 2 मुद्दों को लेकर हिमाचल की आबोहवा में डर और नफरती बातें क्यों गूंज रही हैं? मुद्दा संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण से शुरू हुआ, जो अब दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन, रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट लगाने का मामला। इस मुद्दे में क्या समाज का जो भाईचारा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं? सरकार इस मसले को लेकर 2 धड़ों में क्यों बढ़ती नजर आ रही है? कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य, जिन्हें आप हमारे चक्रव्यूह के पहले अंक में विस्तार से सुन रहे थे, उनके बयान से उन्हीं की पार्टी ने किनारा क्यों कर लिया है? इन सभी सवालों का जवाब हम दे रहे हैं चक्रव्यूह की इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे। देश के संविधान को लागू करो। स्नेह और ज्ञान समरसता का प्रतीक हैं। सांप्रदायिकता मानवता की दुश्मन है। एकता मूल मंत्र है विकास का। सभी समुदाय को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। अमन, भाईचारा, आजादी और संविधान लागू करने की मांग वाले ऐसे अनेक पोस्टर्स के साथ शुक्रवार को शिमला में सद्भावना मार्च निकाला गया। डीसी ऑफिस से रिज मैदान तक निकाले गए मार्च में हर धर्म और तबके के करीब 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए। हमने तो कभी नहीं देखा पिछले 20-21 सालों में यहाँ पर ऐसा। आजादी के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ था तक कि जैसा अब हो रहा है। समझे भाई, अब ये होने लगा है। सवाल है कि फिर शिमला को सद्भावना मार्च वाला ये दिन क्यों देखना पड़ा? तो इसकी जड़ में 2 बातें हैं जिससे हिमाचल के कुछ मूलवासी खुद को परेशान और असुरक्षित बताकर बीते कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसकी शुरुआत 1 सितंबर को शिमला के संजौली में 5 मंजिला मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। इस पूरे मामले की शुरुआत शिमला के मल्याना में हुई। मल्याना में कुछ लोगों के बीच एक दुकान में झगड़ा हुआ और यही झगड़ा फिर 2 गुटों में मारपीट में तब्दील हो गया। उसके बाद आरोप है कि कुछ लड़के मस्जिद में जाकर छिप गए और फिर वहीं से इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। सांप्रदायिक रंग लेने के साथ ही विवाद बाहरी बनाम हिमाचली का भी हो गया। 11 सितंबर को कुछ राजनीतिक और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते हुए मस्जिद तक पहुंच गए। मस्जिद निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने और बाहर से यहां आकर बसे लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की मांग करने लगे। कुछ लोगों के ऊपर हमला करते हैं और हमला करने के बाद वहां पर जाकर के मस्जिद में जाकर के शरण लेते हैं और जब जानकारी मिली कि शरण देने का अड्डा ये बन गया और फिर मस्जिद के बारे में प्रश्न खड़े होने लगे कि जहां पर 10 आदमी या 15 आदमी वहां पर कभी हुआ करते थे वहां 300 आदमी आज वहां जाते हैं। वहां के आस पड़ोस के लोगों की ओर से उसमें रिएक्शन आया कि वो जिस प्रकार से सारी चीजें वहां पर करते हैं वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सवाल उठे तो पता चला कि मस्जिद का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था और निर्माण पर विवाद भी 2010 से शुरू हो गया था। 2 मंजिला से ऊपर निर्माण का पता चलने पर नगर निगम ने 2013 में ही सवाल उठाए थे, मगर बिना अनुमति 2018 तक 5 मंजिल तक निर्माण कर दिया गया। यानी जब मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तब मुख्यमंत्री थे बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल। 2012 के बाद जब विवाद बढ़ा तब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वीरभद्र सिंह। 2018 में जब मस्जिद 5 मंजिला बन गई तब सीएम थे बीजेपी के जयराम ठाकुर और 2024 में जब विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बात भी सामने आई कि मस्जिद के अवैध निर्माण पर नगर निगम की कोर्ट में 45 बार सुनवाई हुई। निगम की तरफ से 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया गया और अब कोर्ट से आखिरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बहुत सा विधानसभा में भी इसमें चर्चा हुई है और क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, जो कमिश्नर है उनके कोर्ट में ये लगा हुआ है एमसी कमिश्नर के, तो हमने ये साफ बात करी है कि जो भी निर्णय इसमें आता है उसको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो इसको डिमोलिश करने का काम सरकार का है। मस्जिद का विवाद शुरू होने के बाद सबसे पहले मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बाहर से आ रहे लोगों पर रोहिंग्या और घुसपैठिया होने का शक जताते हुए सभी प्रवासियों का वेरिफिकेशन कराने की मांग की थी, जिसके बाद शुरू हुआ बवाल तब और बढ़ गया जब विक्रमादित्य सिंह ने 2 दिन पहले यूपी की तर्ज पर हर रेहड़ी पटरी वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और नेम प्लेट लगाने की बात कही। कांग्रेस अपने दोनों मंत्रियों के बयान से किनारा कर चुकी है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अपने बयान पर कायम हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूं। पारदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है और रजिस्ट्रेशन बाकायदा बहुत जरूरी है। जब रजिस्ट्रेशन होगी सारे दस्तावेज सरकार के पास उपलब्ध होंगे, चाहे वो आधार कार्ड है चाहे वो और चीजें हैं, तो इससे एक सुरक्षा का माहौल प्रदेश के अंदर बढ़ेगा और सरकार को भी ये पता लगेगा कि अगर कोई भी एंटी जो है एस्टैब्लिशमेंट या कोई इलीगल काम होता है तो उसमें क्या है क्या नहीं है, वो पूरी की पूरी एक पिक्चर सरकार के पास आएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आवश्यक है। ये तो बीजेपी की भाषा है ना। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी जी योगी जी बनना चाह रहे हैं क्या? ये सवाल राहुल गांधी जी से है हमारे पास। धार्मिक मुद्दों पर सत्ता के फैसले उसकी सियासत के हिसाब से तय होते हैं। ऐसे में हर किसी को इस बात का इंतजार है कि मस्जिद के अवैध निर्माण और प्रवासियों के मुद्दे पर
हिमाचल में क्या फैसला होगा और उसे कैसे लागू किया जाएगा। शिमला से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो अब ये पूरा मुद्दा जो इस वक्त हिमाचल की राजनीति को पूरे तरीके से गरमाए हुए है और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में तो इसकी गर्माहट देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब ये देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या ये मुद्दा इतना ही संजीदा है? क्या जो एक छोटी सी लड़ाई से शुरू हुई, बहस बसाई से चीज शुरू हुई, वो हिमाचल की शांतवादियों को अशांत करने के लिए काफ़ी है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं नरेश चौहान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े पत्रकार, विश्लेषक और इन दिनों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर शशिकांत विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौहान साहब, शिमला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर हमारे साथ हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, और चेतन बरागटा प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भाजपा के हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत चक्रपाणी महाराज जी से करते हैं। महाराज, ये जो शिमला में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, कभी सोचा था कि हिमाचल में ऐसा होगा? देखिए, जब भी कहीं भी इस तरह के अवैध निर्माण होते हैं तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से एक इस तरह की विरोध होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए 30-35 बार स्थानीय नगर निगम ने तोड़ने के आदेश दिए और कितने बार नोटिस जारी हुए, उसके बावजूद भी वो ऊपर बढ़ता गया और 5 मंजिलें बन के तैयार हो गया। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी दोषी हैं जो उसको बढ़ने दिया। हमारी तो मानना यह है कि कोई भी अवैध निर्माण हो उसको जो है साफ करने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त की जानी चाहिए, ताकि लोगों की किसी भी प्रकार की जो अभी वर्तमान में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई अपने कार्यकाल में बनाता है, दूसरा आता है, फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। और अभी माननीय अनिरुद्ध सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और विक्रमादित्य सिंह जी की कैबिनेट मंत्री, उनकी मैं सुन रहा था बयान, वो क्या कोई गलत तो बोल नहीं रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से उतारा जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं के पार्टी, उन्हीं की सरकार उससे किनारा उनके बयानों से कर ले रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं जमई जी का भी बयान सुन रहा था, वो कह रहे कि तो बीजेपी की भाषा है। अरे भाई, अगर देश को बचाना है तो हमें जरूरी है कि हमें घुसपैठियों से हमें सावधान होना पड़ेगा। बांग्लादेशी घुसपैठी हो या रोहिंग्या हो। वापस आपके पास आएंगे महाराज, वापस आपके पास आएंगे, और आप की जो टिप्पणी है इस पर हम रिएक्शन लेने के लिए अब चल रहे हैं गुलाम सरवर साहब के पास। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। क्या कहेंगे हाफिज साहब आप इस पर कि जो अवैध निर्माण है उसका अगर तोड़ा जाए तो उसमें क्या ये गलत बात है, या कुछ लोग वहाँ पर ऐसे पहुँच रहे हैं जिनका ताल्लुक हमारे हिंदुस्तान से नहीं है, वो रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग हो सकते हैं जो जासूसी कर रहे हों, तो जो नाम पहचान पत्र की पहल कर रहे हैं विक्रमादित्य, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद मामला है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पश्चिम बंगाल के, जहां बिहार के छात्रों से आईडी मांगी जा रही, ठीक है, और उसकी पिटाई की गई है। वो सारा वीडियो आप तक पहुंचता हो। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति भारत का अगर हिमाचल पहुंचता है या किसी भी अन्य राज्य में जाता है तो राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वो वेरिफिकेशन कराए। लेकिन सदन के अंदर अनिरुद्ध जी ने एक शब्द कहे जो अभी आपके चैनल पर दोबारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि 2-4 रोहिंग्या हैं, मैं उसका वेरिफिकेशन कराऊंगा। बड़ा हास्यास्पद है कि मंत्री जी जानते हैं और किसको सुना रहे हैं कि करवाऊंगा। जब आप जान रहे हैं इसका मतलब आप कुछ जुर्म कर रहे हैं, जानबूझकर आप रख रहे हैं। ये एक सवाल। दूसरा एक बात बड़ा अहम है कि हिमाचल के लोग हिमाचल को देवभूमि कह रहे।
अगर हिमाचल देवभूमि है तो उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार क्या है, जहां तथागत बुद्ध पैदा हुए, जहां महावीर पैदा हुए, जहां भगवान राम का जन्म होता है, जहां कृष्ण जन्मभूमि है, बिहार उत्तर प्रदेश क्या है? इसका मतलब जो लोग केवल हिमाचल को देवभूमि कहकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, दरअसल वो हिंदू मत का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां हमारे भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जहां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, उसको आप हिमाचल को देवभूमि कह रहे हैं। जी, आवाज सरवर साहब आपकी हल्की सी ब्रेक हो रही है, और आप का जो वक्तव्य है इस पे मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा चक्रपाणी महाराज से, क्योंकि धार्मिक आप दोनों धर्मगुरु हैं। ये जो सवाल इन्होंने उठाया कि देवभूमि खाली हिमाचल या उत्तराखंड ही क्यों है, उत्तर प्रदेश को देवभूमि क्यों नहीं कहते, चक्रपाणी जी? नहीं, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश भी ठीक है, भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली है, लेकिन उत्तराखंड या हिमाचल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। वहां पे हमारे ऋषि तपस्वियों ने साधना किया है, वहां पे हमारे देवों का स्थान है, वहां पे उत्तराखंड सुन लीजिए, उत्तराखंड हमारे लिए परम पवित्र स्थान है। वहां से माँ गंगा की अविरल धारा पूरे देश में जाता है, जो जोड़ने का काम करता है। तो उत्तराखंड या हिमाचल जो हम दोनों को देव स्थान है। दोनों संत ऋषियों ने यहाँ की गुफाओं में तपस्या की है, साधना की है। स्वयं भगवान शिव या भगवान हरि यहाँ पे विराजमान होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा ही परम पवित्र यह स्थान है। इससे कण-कण में परमात्मा का वास है। आएंगे आप बात पूरी करने दीजिए, आप ही से मैं बात कर रहा था, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा था। महाराज घबराइए मत मुकेश जी। जी, ये नैरेटिव जो फेक नैरेटिव फेक कर रहे हैं ना, जी के साथ नहीं रहेगा, मुल्ला नहीं जी, रहेगा। शशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवभूमि अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि देवभूमि अगर हिमाचल को कहा जाता है तो उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ कोई, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि हिमाचल देवभूमि इसलिए है कि यहाँ भगवान थे या कोई थे। देवभूमि यहाँ के लोगों की वजह से है। इसकी पहचान यहाँ कभी दंगे नहीं होते, यहाँ चोरी नहीं होती, डाके नहीं होते थे। किसी जमाने में इतनी सरलता यहाँ पर थी कि यहाँ कोई क्राइम नहीं था। तो राम राज्य जैसे कहा जाता है कि राम राज्य सिर्फ वो नहीं है जहां राम भगवान थे। किसी भी प्रदेश को हम राम राज्य तब कहेंगे, किसी भी जगह को तब कहेंगे यदि वहां पर राम राज्य की तरह कार्य हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो हिमाचल की पहचान देवभूमि के तौर पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि देवताओं का वास है। यहाँ के लोग बिल्कुल सरल हैं, सादे हैं, और एक दूसरे यहाँ क्राइम नहीं होता, यहाँ किसी तरह की बहुत बड़ी वारदात नहीं होती। इसीलिए ये पूरे देश के लिए आश्चर्य की बात है कि हिमाचल में आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है। तो देवभूमि का संदर्भ एक तो इस से है कि यहाँ ठीक है पहाड़ों से ऋषि मुनियों की, मैं समझता हूँ देवभूमि नाम इसलिए सार्थक है क्योंकि यहाँ आज मसला ये नहीं है कि शशि जी की ये देवभूमि क्यों कहा जाता है या क्यों नहीं कहा जाता उत्तर प्रदेश को, बिहार। सरवर साहब ऐसे नहीं, ऐसे जो मेरी जो परिचर्चा है ना, बहुत इत्मीनान से हम करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। आप सभी बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक हैं और अपने अपने स्थान पर उच्च पद पे आप लोग बैठे हुए हैं। तो इस चक्रव्यूह की ये जो वाद विवाद है इसकी भी गरिमा हम बना के रखेंगे। एक बार चलते हैं पूर्व मेयर संजय चौहान साहब के पास। चौहान साहब, आज आप ने एक अलग चीज़ पेश की जो हिमाचल में शायद कभी नहीं होगी। आपने आज सौहार्द स्थापित करने के लिए एक रैली निकाली वहाँ पे, डीसी ऑफिस से लेकर नाज तक। तो क्या बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा था, या फिर इसमें हर एक पार्टी मेरे को तो लग रहा है कि अपनी अपनी भूमिका अदा करना चाहती है? मुकेश जी, आप देखें, एक बहुत दुनिया के पुराने शहरों में से एक है, और अगर नगर निगम शिमला का इतिहास देखें तो 150 साल का इतिहास इसका है। परंतु 150 वर्षों के अंदर कभी भी शिमला के इतिहास में यह अंकित नहीं है कि शिमला के अंदर जो है इस तरह के उपद्रव सांप्रदायिकता के नाम पर, जात के नाम पर जो है वो हुए हों। तो इसलिए आज तमाम शिमला के जो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जो अन्य संगठन है, और इसके साथ साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें आपने देखा आज उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी थे, आईएएस ऑफिसर्स भी थे, विभिन्न जो लोग थे जो उस सद्भावना मार्च के जो आज अंग थे,
तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी, तभी आज जो है तमाम लोग एक मंच में इकट्ठा होकर, न केवल शिमला शहर की जनता में तो स्वार्थ है ही, ये जो पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग जो है इस तरह का उपद्रव छुड़ाने का काम बाहर से आकर किए हैं, तो हमने आज संदेश दिया है शिमला शहर की जनता ने, न केवल देश प्रदेश की जनता को, पूरी विश्व की जनता को, कि आप आए। शिमला के अंदर जो है कोई भी ऐसा जो माहौल है वो इस तरह का नहीं है जिससे जो है हमारा जो मुख्य जो शिमला शहर है वो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास था। चौहान साहब, लौटूंगा आपके पास। अब हम रुख कर रहे हैं चेतन बरागटा साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बरागटा जी, ये जो सारा 2 हफ्ते से चल रहा है रोष प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इसमें कौन लोग शामिल हैं? और इन लोगों की तस्वीरें जाहिर है कि अब मीडिया में भी हम देख चुके हैं, पुलिस के कैमरों में भी कैद है, ड्रोन कैमरास भी वहाँ पे लगाए गए थे। और अगर इस तरीके के उत्पात फैलाने से शिमला का अगर शांति भंग होती है, हिमाचल जैसे प्रदेश की शांति भंग होती है, तो उनका क्या इलाज है? मुकेश जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देवभूमि हिमाचल बहुत ही पीसफुल है और आपको सबको समझना पड़ेगा, पैनलिस्ट को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। ये उत्तर प्रदेश या बाकी जो बिहार है उसके मुद्दों के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे कुछ जो अभी इससे पहले जो कलीग थे जो बोल रहे थे, तो मेरे को लगता है उनको भी यहाँ हिमाचल प्रदेश के भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और जानकारी लेकर आए उसके बाद वो टिप्पणी करना शुरू करें। अभी मैं हमारे बहुत ही सीनियर नागरिक हैं, नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, संजय चौहान जी, उनके मैं वक्तव्य सुन रहा था। इन्होंने आज सद्भावना रैली निकाली। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज सद्भावना रैली तो उन्होंने निकाली, पर ये कहाँ थे उस टाइम जब इन्हीं की पंचायत का, मेरी पंचायत और इनकी पंचायत कोटखाई में है, और हम एक ही पंचायत से आते हैं, और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं नरेश चौहान जी, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, कोटखाई से। तो मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि जब सद्भावना आप रैली निकाल रहे थे, जब यशपाल को पीटा गया, जब उनके सिर पे टांके लगाए गए, तब उस टाइम वो कहां थे? जब चंबा में मनोहर लाल जी का जो मर्डर हुआ, तब उनकी सद्भावना कहां थी? जब हमारे हिंदू जो हमारा देवभूमि है, जो हमारा देव संस्कृति है, जिसको हम देव की जो हम नाटी करते हैं उसको हम जागरा बोलते हैं, जब वहां पे इन्हीं के कलीग ने सीपीएम, जिनको हम लेफ्ट बोलते हैं, जब उन्होंने बोला कि ये जो जागरा है ये टेररिस्ट है, ये हिंदू टेररिस्ट है, तब इनका सद्भावना कहां था? जब हमारे लोगों पर या जितने भी वहां पे नागरिक थे फॉल्स एफआईआर हुई, तब इनका सद्भावना कहां था? और मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी है हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। सुनिए चेतन बरागटा जी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं? क्योंकि ये सारी जो बातें हैं भूतकाल में हुई, अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हम आज की बात कर रहे हैं, 2 हफ्तों की बात कर रहे हैं, और हिमाचल जिन कारणों से सुर्खियों में वो कभी नहीं रहा, तो उस चीज पर अगर हम कंसंट्रेट करें। जी, ये सारी 2 हफ्ते की बात ही कर रहा हूं मैं अभी। ये जो मैंने आपको सारी चीजें फैक्ट्स रखी, सारे 2 हफ्ते की है। आपने बोला कौन लोग थे? कांग्रेस की सरकार है, आइडेंटिफाई करिए। और मैं इस बात को बता देता हूं, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, हम भी वीडियो को आइडेंटिफाई करते हैं, हम भी लोकल है शिमला, हम जानते हैं। और करिए ना कार्रवाई, सरकार तो इनकी है, अगर किसी ने उपद्रव मचाया है तो आप करिए। आप झूठी एफआईआर सिर्फ लोगों को चयनित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे, कांग्रेस का और तो बीजेपी का मसला बरागटा साहब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विक्रमादित्य अगर बयान दे रहे हैं, अब कांग्रेस में उनसे बड़ा परिवार तो हिमाचल में कोई है ही नहीं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो अगर इस मसले को लेकर न्यूट्रल हैं, तो जाहिर है कि हिमाचल के ही लोग हैं वो सारे, उसमें कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम या कोई दूसरी पार्टियों का मसला नहीं है। नरेश चौहान जी के पास मैं चल रहा हूं। कल इनके ही सीपीएस आ जाते हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज विनू गोपाल जी से उनको झाड़ लगती है, पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो ये जो कांग्रेस की इनकी आपस की लड़ाई है वो आज सड़कों पे आ रही है। वो तो कंगना जी को भी इनकी पार्टी की झाड़ मार रहे हैं, इनकी पार्टी का मसला ये पर शहर और प्रदेश के अंदर चौहान साहब गुजारिश है आपसे, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे और समय जो ज्यादा नहीं रहता है। जी चौहान साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि
जो मिनिस्टर हैं आपके विक्रमादित्य जी, उन्होंने जो बयान दिया, आज मैंने उनका लंबा इंटरव्यू भी आपके सामने चलाया। उनका ये कहना है कि ये जो नाम पहचान पत्र वाला मसला है, ये मैंने पहली बार नहीं कहा, ये काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है और इसमें नाम पहचान पत्र का जो खास तौर से मसला है, ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी। जो भी ये काम करेगा रेडी पटरी का, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस मसले को लेकर सरकार के जो धड़े हैं वो दो हो गए हैं, क्यों? नहीं, देखिए, इसमें सरकार दो धड़ों का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विधानसभा के अंदर जब हमने इसके लिए माननीय स्पीकर साहब ने कमेटी बना दी, जिसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, विधायक हैं, और भाजपा के भी विधायक हैं, अब हमें उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम कैबिनेट इस पे, सरकार इस पे फैसला लेगी कि हमने वेंडर्स के लिए किस तरह का जो कानून है उसमें संशोधन करने और क्या नई चीजें ऐड करनी है। समय के साथ हर चीज को बदलना है। आज हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना हुई, उसके बाद लोगों की भावना थी कि जो बाहर से लोग आते हैं काम धंधे की तलाश में, उनको आने का कोई सबको अधिकार है। हम अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार देता है, हमारे प्रदेश में आके कोई भी काम धंधा कर सकता है। लेकिन हमारे को ये होना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि हम उनका अपने पास डाटा तैयार करें, उनका रिकॉर्ड रखें कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से राज्य से आ रहे हैं, कौन सी जगह काम कर रहे हैं। ये बड़ी सरल सी बात है। अगर हम भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ मकान किराए पे लेते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं, तो लोग हमारी आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। वही काम हम करने जा रहे हैं, पर हम इसमें सबको शामिल करके सरकार सबकी राय, विपक्ष की, सत्ता पक्ष की, या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उनकी और जनता की राय को लेकर इस कानून को संशोधन करने की जरूरत है। और काम, जो लोग आएंगे काम की तलाश में, उनका हम डेटा रखेंगे, उनका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन ऐसा कोई फैसला हमारी सरकार ने नहीं किया है कि किसी को अपना फोटो और अपना नाम अपने होटल के सामने या जो ढाबा चलाते हैं उनके सामने लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप लाइसेंस इशू करते हैं उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, उनका आधार कार्ड का जिक्र होगा, उनका नाम का जिक्र होगा। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए हमें योगी सरकार से कोई बड़ी बड़ी इसमें सीखने की जरूरत है, या हम उनके द्वारा जो किया गया था उसके पीछे क्या मंशा थी, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी आके काम करे, लेकिन जो हमारे लोगों का कंसर्न है, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है, उनकी जानकारी का कंसर्न है, उसके लिए सरकार काम करेगी और उस रिपोर्ट जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट के बाद करेगी। जी शशिकांत जी, क्योंकि मैं लास्ट में आपको लेना चाह रहा था कि सारे जो हमारे प्रवक्ता हैं और अलग अलग समुदाय विशेष के लोग हैं, तो ओवरऑल जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, क्योंकि आप लगातार शिमला में हैं और यहाँ पे जो हम बैठे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि थे, धर्मगुरु भी हमारे साथ दोनों रहे, क्या इतना बड़ा मसला है कि शिमला की शांति इससे भंग हो पाए या सुलझ जाएगा जल्दी ही? देखिए, बिल्कुल जो मुकेश जी बात है, मसला बिल्कुल सुलझ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में फिर से पहले वाली जैसी शांति आपको शिमला में नजर आएगी। जो कुछ आशंकाएं मतलब हिंदू समाज के लोगों को यहाँ रही है, वो सिर्फ इतनी है, अगर आप इस पूरे बात को समझे, कि आज की स्थिति में उन्हें कोई बड़ा डर नहीं है, और ना ही अगर आप बात करें कि दूसरे समुदाय के लोग या बाहरी राज्यों के लोग को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ गए हैं कि कोई खतरा पैदा हो गया आज की स्थिति में। लेकिन भविष्य को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है, उसे लेकर ये सारा कुछ आंदोलन हुआ और लोगों को इस तरह का भय सताने लगा कि आने वाले समय में शायद यहाँ पर ये इतना तेजी से बाहर के लोग आने शुरू हो जाएंगे कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो नीतीश चौहान जी ने भी कहा और भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा और जो अपने बरागटा जी ने भी कहा, संजय चौहान जी ने भी कहा, अगर आप मूल रूप से देखें, सभी ने एक बात कही कि कानून व्यवस्था, विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कहा, और वही बात अगर आप देखें अनिरुद्ध सिंह जी ने भी कही, कुल मिला के, कि अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से इसको देखा जाए और जो असामाजिक तत्व है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, अगर उस पर नजर रखने की बात है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त किया जाए, और उसके लिए ये एक तरह से आंखें खोलने वाली बात भी हो सकती है कि आज प्रदेश की जनता अगर इस कुल मिला के हमें मतलब अपने देश के, अपने प्रदेश के और अपने शहर की शांति बरकरार रखनी है।
आज क्योंकि शशि जी थोड़ा समय कम है और चक्करपाणी महाराज हमारे साथ में जुड़े हैं और इसके साथ ही हाफिज गुलाम साहब भी जुड़े हैं। हम चारों तो लगातार जुड़ते ही रहते हैं। चक्करपाणी महाराज जी, आपसे मैं न्यूज़ 18 के इस मंच से गुजारिश करूंगा कि जो आपको सुनने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो आप शांति की अपील करें। और यही बात मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब से भी करूंगा कि मसला बातचीत से निपट सकता है। जो कानून के तहत चीज़ें हैं उनको बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मान लेना चाहिए। चक्करपाणी जी महाराज और हाफिज गुलाम साहब को स्क्रीन पर लेकर आए। बिल्कुल मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हल होता है। और यहाँ पे रहने वाले सब अपने हैं और देवभूमि के हैं, सब अपने ऐसे प्रदेश से हैं जो सभी शांति में विश्वास करते हैं, ऐसे देश में हैं जो शांति सद्भावना में विश्वास करते हैं। तो और हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, जो भी है लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसका निपटारा होने चाहिए, लेकिन हिंसा का किसी भी तरीके से हिंसा, घृणा, नफरत का स्थान नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिल करके देश को बचाना है। तो निश्चित रूप से मैं अपील करूंगा कि सभी लोग शांति के साथ अपना जो मांग है उसको रखना चाहिए। यही गुजारिश हाफिज गुलाम सरवर साहब से है। आपके भी जो चाहने वाले हैं, जो आपकी बात मानते हैं, आप भी उनसे अमनो चैन कायम रहे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और खासतौर से हमारे शिमला जैसे खूबसूरत शहर में। और जब आप वहां पे शिमला में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, तो बाकी देश से जो उनकी आवो भगत है, जो उनका प्यार है, अलग पाएंगे। रोहिंग्या नहीं कहा जाएगा। जी 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 जी। हमारा नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, सब लोग उसी के अनुसार चलेंगे। सुख आखिरी बार, सुख रहेंगे सुख में, लेकिन ये जो घटना घटी है राहुल रहेंगे सुख में। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरागटा साहब, आपके भी बहुत फैन फॉलोइंग है, यूथ लीडर हैं, आपसे भी अपील की ही अपील कर रहा हूं मैं। मुकेश जी, मैं तो देखिए, मैं फिर इस बात पे आ रहा हूँ, देवभूमि हिमाचल है, यहाँ देवताओं का वास है, ये हमारी बहुत ही रिलीजियस जगह है, पीसफुल स्टेट है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, बस हम इतना मानते हैं। और संविधान के अंदर जो कानून की प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कांग्रेस सरकार उसको पूरी करे। बिल्कुल पीसफुल स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा स्टेट के लिए। इसलिए बाहर वालों की जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो मेरे को लगता है बंद होनी चाहिए। हम इसको, ये हमारा घर का मामला, हम खुद सॉल्व करेंगे। जी जी, संजय जी, दो लाइनों में आपसे भी गुजारिश, क्योंकि आपका भी यूथ का फॉलोइंग है, मजदूर क्लास आपके साथ ज्यादा रहती है, तो क्या कहेंगे उनको जो आज भी आपके साथ आए थे कि शांति बरकरार रखने में अपना सहयोग दें? देखिए मुकेश जी, ये शहर जो है ये सभी का शहर है और सभी के लिए ये शहर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर का नाम है। तो हम सब लोग जिस तरह से पिछले 150 साल से आपसी सद्भाव और स्वार्थ से रहे, आने वाले समय भी इसी से रहे। मैं सभी लोगों से, जिन लोगों के द्वारा ये पिछले कुछ दिनों में घटना भी घटित की गई है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप भी अपने इस आक्रोश को कहीं और जाकर निकालें। जी, शिमला शहर के स्वार्थ को। आखिरी कमेंट भी चौहान साहब के बाद में चौहान साहब के पास ही जा रहा हूं, समय बहुत कम है। नरेश जी, सरकार की जो नीति है वो क्या रहेगी और मसला कब तक निपट जाएगा? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से हर तरह से सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि कानून की व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता है। और अब बात रही कि जहां तक हिमाचल प्रदेश में जो एक ब्रांड है हमारा कि हम एक शांतिपूर्वक राज्य है देश के अंदर हर जगह, तो वो बना रहना चाहिए। उसके लिए सभी प्रदेशवासियों की जिम्मेवारी है। वो इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई और दल की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सबकी एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो ब्रांड है वो बना रहे, और जिससे लोगों को यहाँ रोजगार के लिए, टूरिज्म के लिए, दूसरे क्षेत्रों में, अभी देखिए आप एप्पल इंडस्ट्री काम कर रही थी, बाहर से हजारों लोग आते हैं इस बिजनेस के लिए, तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि अमन और शांति कायम रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माफी चाहूंगा, आज समय थोड़ा कम मिल पाया हमारे सभी प्रतिभागियों को, लेकिन तहे दिल से आपका स्वामी जी, शशि जी, चौहान साहब दोनों। और इसी के साथ आज का जो चक्रव्यूह है इसको हम विराम दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।